आज हम लोग आधुनिक इतिहास में खिलाफत आंदोलन को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 से लेकर 1924 ईस्वी तक चलता है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। प्रथम विश्व युद्ध कब तक चलता है? 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की के शासक कौन थे? अब्दुल हमीद द्वितीय, जो कि मुस्लिम जगत के खलीफा भी थे। इन्होंने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध जाकर धुरी राष्ट्रों का साथ दिया था। जहाँ पर मित्र राष्ट्रों की जीत होती है, अधूरी राष्ट्रों की हार होती है, और यहाँ पर तुर्की को बहुत ही ज़्यादा अपमानजनक संधि का सामना भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखेंगे मित्र राष्ट्र कौन कौन थे, अधूरी राष्ट्र कौन कौन थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो देश प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित थे वो दो खेमों में बटे हुए थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में इंग्लैंड, जापान, यूएसए, रूस और फ्रांस आदि देश थे, और धुरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और हमारा तुर्की इत्यादि देश शामिल था, जहाँ पर मित्र राष्ट्रों की जीत होती है। इसके बाद देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार कूटनीति का सहारा लेती है, और उन्हें हिंदुस्तान में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिमों से यह वादा किया था कि ब्रिटिश में तुर्कियों के प्रति उदारतापूर्ण व्यवहार ब्रिटिश सरकार करेगी और सभी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा भी करेगी। तो यहाँ पर भारतीय मुसलमान थे वो ब्रिटिश सरकार के झांसे में आ जाते हैं, और प्रथम विश्व युद्ध में जो मुस्लिम होते हैं, भारतीय मुस्लिम, वो अंग्रेजों का साथ देते हैं। लेकिन युद्ध के उपरांत, प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपने वादे पर कोई कार्य नहीं किया और खलीफा के पद को समाप्त कर दिया, जिससे विश्व के सभी मुसलमानों की धार्मिक भावना आहत होती है। खलीफा क्या होते हैं? तो जिसे विश्व के सभी मुसलमान अपना धार्मिक गुरु मानते हैं, और उस वक्त खलीफा थे तुर्की के अब्दुल हमीद द्वितीय। तो यहीं से आंदोलन की शुरुआत होती है। यहाँ पर देखेंगे खिलाफत आंदोलन का भारत से कोई सीधा संबंध नहीं था। इस आंदोलन की शुरुआत भारत में अली बंधुओं के द्वारा की जाती है। अली बंधु कौन कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली, ये दोनों भाई थे, जिन्होंने सितंबर 1919 ईस्वी में लखनऊ में मुस्लिमों की एक सभा बुलाई, और यहीं पर अखिल भारतीय खिलाफत समिति का गठन होता है। और यहाँ पर अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष बनाए जाते हैं सेठ छोटानी, और मौलाना शौकत अली इसके मंत्री बनते हैं, और इनके साथ ही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अजमल खान, हजरत मोहानी इसके सदस्य बनते हैं, और यहीं से खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है भारत में। इसके बाद अखिल भारतीय खिलाफत समिति का दूसरा अधिवेशन 24 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में होता है। अरुण जेटली स्टेडियम को उस वक्त फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर महात्मा गांधी कांग्रेस के सभी बड़ी नेताओं को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं, और इनके आमंत्रित पर लगभग हिंदू नेता भी, सारे बड़े नेता, हिंदू नेता भी के साथ और भी अन्य नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक हो गए हिंदू नेता में, लाला लाजपत राय हो गए आदि, और इनके साथ मोतीलाल नेहरू हो गए, यानी सभी बड़े नेता इस आंदोलन में शामिल होते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा मौका था धार्मिक स्तर पर भी देश में मुस्लिमों का सहयोग बढ़ाने का। यहाँ पर अखिल भारतीय खिलाफत समिति के अध्यक्ष महात्मा गांधी को बनाया जाता है, और इस अखिल भारतीय खिलाफत समिति का उद्देश्य क्या होता है? तो तुर्की में खलीफा पद को पुनः स्थापित करना और धार्मिक स्थलों पर जो प्रतिबंध लगे हैं उसे हटाना। महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया, और क्योंकि यह सुनहरा मौका था भारत में हिंदू और मुस्लिम के एकता को बढ़ाने का, क्योंकि इससे पहले तो मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम में जो ब्रिटिश सरकार थी हमेशा मतभेद बनाए रखना चाहती थी, लेकिन यह खिलाफत आंदोलन जो भारत में इसकी आंदोलन की शुरुआत होती है, ये एक अच्छा मौका था भारत में राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय हिंदू और मुस्लिम की एकता को बढ़ाने का। महात्मा गांधी जी का इस आंदोलन के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुस्लिमों का सहयोग को बढ़ाना था। इसलिए महात्मा गांधी जी के अनुसरण पे कांग्रेस के सभी बड़े नेता इस आंदोलन से जुड़ने लगते हैं। इस समय तक कांग्रेस का संपूर्ण नियंत्रण लगभग महात्मा गांधी के हाथों में था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल और मोहम्मद अली ने कॉमरेड समाचार पत्रों के माध्यम से खिलाफत आंदोलन का खूब प्रचार प्रसार किया, और यहाँ पर महात्मा गांधी जी के द्वारा सुझाए गए रास्तों पर चलकर फरवरी 1920 ईस्वी में हिंदू और मुस्लिम नेताओं का एक प्रतिनिधि मंडल वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड से जाकर मिलता है, और वहाँ पर अखिल भारतीय खिलाफत समिति की मांगों को रखा जाता है। परंतु इनके मांगों को वहाँ पर सुना नहीं गया। तब यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को ये चेतावनी दी कि अगर इनकी मांगों को सुना नहीं जाता है तो आपको पुनः भारत में संपूर्ण बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पर संपूर्ण विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार पुनः होगा।
लेकिन ब्रिटिश सरकार पर इस आंदोलन का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है और मई 1920 ईस्वी में सेवरेस के संधि के उपरांत तुर्की का विभाजन कर दिया जाता है और तुर्की को एक धर्मनिरपेक्ष देश बना दिया जाता है। जून 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का अधिवेशन इलाहाबाद में होता है, जिसे अभी वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, और यहीं पर समस्त सरकारी स्कूलों, न्यायालय इत्यादि का बहिष्कार किया जाता है। यहीं से चलकर असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार होने लगती है। जो यहाँ से समझ लो कि जो बहिष्कार आंदोलन होता है, जो आगे चलकर असहयोग आंदोलन का भी हिस्सा बनता है। 31 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई और गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों को आपस में जोड़ दिया और इन दोनों आंदोलन को सम्मिलित रूप से जुड़वा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, यह क्वेश्चन पूछा गया था। 1921 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का अधिवेशन कराची में हुआ और इसी अधिवेशन के बाद खिलाफत आंदोलन समाप्ति की ओर बढ़ने लगता है। इसके बाद 1921 ईस्वी में अली बंधुओं के द्वारा एक भाषण दिया जाता है, जिसमें मुस्लिमों को धर्म का वास्ता देते हुए ब्रिटिश सेना को छोड़ने के लिए कहा गया, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अली बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया, उन्हें जेल जाना पड़ता है। अतः ये आंदोलन कमजोर हो जाता है और 1922 ईस्वी तक लगभग समाप्त हो जाता है भारत में। उधर 1924 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में तुर्की में एक जनतांत्रिक सरकार का गठन हुआ और खलीफा पद को मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसके साथ ही खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो जाता है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा को अतातुर्क भी कहते हैं। अतातुर्क का मतलब होता है तुर्की का राष्ट्रपति। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा से पहले तुर्की के शासक कौन थे? अब्दुल हमीद द्वितीय, जो कि मुस्लिम जगत के खलीफा थे। वो मुस्लिम जगत के अंतिम खलीफा बनते हैं। ठीक है, और इसके बाद इन्हें तुर्की से निष्कासित कर दिया जाता है। पूरे परिवार के साथ इन्हें तुर्की से निकाल दिया जाता है। ये जाकर इस्तानबुल में शरण लेते हैं, जहां 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये इस वीडियो का आखिरी पॉइंट था। आशा करते हो कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।